मेरा नाम वरुण है। मैं बहुत ही गरीब लड़का था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं जिस घर में रहता था वह घर किराए का था। मेरा मकान मालिक बहुत ही अच्छा आदमी था। उसकी एक बेटी थी सिमरन। वह बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार। मैंने कभी उसको उस नज़र से नहीं देखा, लेकिन मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो सिमरन मुझे ला कर दे देती। मैं मजदूरी करता था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैं कहीं ऑफिस या कंपनी में काम नहीं कर सकता था। मैं मजदूरी करके ही अपना गुजारा करता था। एक रात मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक से मेरा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सिमरन है। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया सिमरन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह कहने लगी, तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा, क्या हो गया है और कहाँ जाने को कह रही हो? वह कहने लगी, मेरे पापा की हालात बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है चलो, तुम परेशान मत हो। मैं ऊपर की मंजिले में रहता था और नीचे सिमरन और उसके पापा रहते थे। मैं फौरन नीचे गया तो देखा अंकल की हालात बहुत ख़राब थी। उन्होंने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गया। अंकल सही से बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, नहीं मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मेरे पास बैठो। उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में रख लिया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे, तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे। मैंने कहा, अंकल यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? सिमरन तो बहुत अच्छी लड़की है और मैं एक मजदूर हूँ, मैं आपकी बेटी को कैसे खुश रख पाऊंगा? तभी वह कहने लगे, नहीं बेटा, तुम बहुत मेहनती लड़का हो और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे। मैंने कहा, अंकल आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग अस्पताल चलते हैं। सिमरन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हाँ पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको हम लेकर चलते हैं। अंकल ने मेरा हाथ और सिमरन का हाथ, दोनों का हाथ एक दूसरे को पकड़ा दिया और वह इस दुनिया से चले गए। सिमरन फूट फूट कर रोने लगी। अब सिमरन का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने अंकल से किया हुआ वादा पूरा किया। मैंने सिमरन की मांग में सिंदूर भर दिया और मैं सिमरन को अपना पत्नी बना लिया। सिमरन मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी सिमरन से बहुत प्यार करने लगा था। देखते देखते हमारी शादी को 5 साल गुजर गए और हमारे 2 बच्चे भी हो गए। मैं बहुत ही मेहनत से मजदूरी किया करता था। मुझे इतने पैसे तो मिल जाते थे जिससे मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकता था, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि मैं कुछ पैसे बचाकर आगे के लिए रख सकूं कि अगर मुसीबत हो या फिर कुछ बहुत ज़रूरी काम पड़ जाए तो उन पैसों को मैं इस्तेमाल कर सकूं। खैर जो भी था, हमारा वक्त गुजर रहा था, लेकिन अचानक से मेरी पत्नी सिमरन का तबीयत ख़राब हो गया और मेरी तो ऐसी हालात थी कि उसके इलाज के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने थोड़े बहुत अपने रिश्तेदारों से कर्जा लिया और अपनी पत्नी का इलाज करवाया। मैं किसी से थोड़े बहुत पैसे मांगता था तो मुझे मिल जाया करता था, क्योंकि किसी का भी कोई काम हो तो मैं इनकार नहीं करता था। अगर मुझसे कोई काम करने के लिए कहता तो मैं उसका काम फ़ौरन कर देता था। मैं कभी इनकार नहीं जाता था, इसलिए अगर मैं किसी से पैसों की मदद मांगता तो मुझे मदद मिल जाती थी। मैं छोटे मोटे डॉक्टरों से अपनी पत्नी का इलाज करवाया और उसे घर लेकर आ गया। डॉक्टर ने दवाई दी तो उन दवाइयों से थोड़े दिनों तक सिमरन की तबीयत ठीक रही, लेकिन एक दिन फिर से सिमरन की हालात बहुत ख़राब हो गई। मैं उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गया। उस डॉक्टर ने जब सिमरन का चेकअप किया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या हो गया डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, आपकी पत्नी का हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है। अगर वक्त पर इलाज ना हुआ तो आपकी पत्नी को बहुत परेशानी होगी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आखिर हुआ क्या है मेरी पत्नी को? डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी के ऑपरेशन में 80,000 रुपये का खर्च आएगा। इसकी बच्चेदानी में रसूली है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना यह कैंसर का रूप धारण कर लेगी और तुम्हारी पत्नी इस दुनिया से भी जा सकती है। अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो 80,000 रुपये का इंतज़ाम करके ले आओ, हम इतना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। यह सुन करके मेरे पैरों के नीचे से एक बार को ज़मीन खिसक गई थी कि मैं गरीब आदमी 200-400 रुपये कमाने वाला भला 80,000 रुपये लेकर के कहाँ से आऊँगा? मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे 10,000 रुपये उधार दिए थे, लेकिन वह 10,000 रुपये पत्नी के चेकअप कराने में, उसको एडमिट कराने में शुरू के दिनों में ही ख़त्म हो गए थे, जबकि उसको सही इलाज भी नहीं मिला था। अब मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर मैं 80,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, और अगर मैं 80,000 रुपये नहीं लाया तो मेरी पत्नी का इलाज नहीं होगा। मैं बहुत परेशान हो गया कि तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। उसने
उसने अपने पर्स से 1 लाख रुपए का बंडल निकाला और उसने मुझे पैसे दिखाते हुए कहा कि ये सारे पैसे तुम्हें अभी के अभी दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कैसा काम? आप बोलिए, जो भी जैसा भी काम होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर उस लड़की ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर यह सारे पैसे तुम्हारे। मैंने कहा, क्या काम है आप बताइए। आगे उसने ऐसी बात कही कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारना होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? उसने कहा, क्यों, तुम्हें यह पैसे नहीं चाहिए? मैंने कहा, चाहिए। लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन क्या, अगर तुम्हें मंजूर है तो यह पैसे तुम्हारे और मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। मैंने उससे पैसे ले लिए और अस्पताल में जमा करा दिया। मेरी पत्नी का इलाज शुरू हो गया। दूसरे दिन मैं आधी रात को उस लड़की के एड्रेस पर पहुंच गया। मैंने दरवाजे का डोरबेल बजाया। दरवाजा उस लड़की ने ही खोला। वह मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। कमरा चारों तरफ सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दो नए जोड़ों का सुहाग रात हो। मैंने कहा, यह क्या, इतनी सारी सजावट? उसने कहा, हाँ तो क्या हो गया। वह मेरे बहुत ही करीब आ चुकी थी। मैं भी उसके करीब जाने लगा। धीरे धीरे मैं उसके बेहद करीब हुआ और उसके साथ तभी मेरी नज़र उसके कमर पर पड़ी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसके कमर पर जो निशान था उसने मुझे पागल कर दिया। मैं पागलों जैसा हरकत करने लगा, क्योंकि वो निशान मेरी। जब मैं अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गया और उसे एडमिट किया तो मैं थक हार कर घर आ चुका था। डॉक्टरों से तो कह दिया था कि आप मेरी पत्नी का इलाज शुरू करो, मैं 80,000 रुपये का इंतज़ाम करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होने दे सकता था, क्योंकि सुख दुख में जो मेरा कोई साथ देती थी वो सिर्फ मेरी पत्नी ही थी। मेरी पत्नी एक ऐसी हमसफ़र थी जिसने कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, मुझसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे यह नहीं देते, तुम मुझे वह नहीं देते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। जिसने कभी भी गरीबी में मेरे साथ रहने से इनकार नहीं किया था। कभी मुझे यह नहीं कहती थी कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छे गहने चाहिए। सिमरन मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती थी और मैं भी कोशिश करता था कि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं। हालांकि उसे किसी भी चीज़ की कमी में नहीं होने देता था, लेकिन अगर कभी किसी चीज़ की कमी हो जाती थी तो सिमरन मुझे कभी एक लफ्ज़ कुछ नहीं कहती थी। ऐसी अच्छी भली पत्नी अगर बीमार हो जाए और उसको जानलेवा बीमारी हो जाए तो भला मुझे कैसे सुकून मिलता। मेरी ज़िंदगी की इस नाव में जिसमें मेरी पत्नी सवार थी और जिसमें मेरी ज़िंदगी को खुशगवार बना दिया था, जब मैं थका हारा घर आता, मेरे पास में मुश्किल से 200-400 रुपए मेरी जेब में होते तो वह यह कहती कि सब्र करो, हमारे लिए यह बहुत काफ़ी है, मैं अपने घर का खर्च इसी में पूरा करूँगी। और ये वक्त है और वक्त हमेशा चलता रहता है और वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज हमारे दिन ख़राब है तो कल अच्छे दिन भी हमारे लिए आएंगे। इसलिए तुम निराश मत हो, क्योंकि नाउम्मीद इंसान को कभी नहीं होना चाहिए, मेहनत करता रहना चाहिए। मैं अपनी पत्नी की जितनी तारीफ़ करता उतना कम है। आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं जो इतना सब्र करे। ज़्यादातर तो ऐसी होती हैं जिनकी ख्वाहिशें बढ़ती हुई नज़र आती है। उनको अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिले, फिर भी उसे कम पड़ता है और वह और भी अच्छे कपड़े और अच्छे खाना पीने की ख्वाहिश करने लगती है। और आज के दौर में मैं ऐसी पत्नी के साथ में रह रहा था। जब मैं काम से आता था सारे दुख भूल जाता था और अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो जाता। मुझे उसकी गोद में बहुत सुकून मिलता था और वह अपने हाथों से मेरे सर को सहलाती रहती थी और मुझे झूठी तसल्ली देती रहती थी कि मैं इन पैसों में अपना घर का खर्च चला लूँगी और इसमें से कुछ पैसे बचा भी लूँगी, इसमें हमारा सब कुछ हो जाएगा। मुझे पता था कि आज के इस महंगाई के दौर में अगर एक साबुन भी लेने चले जाओ नहाने के लिए तो 30-40 रुपए का साबुन मिलता है। इस महंगाई के दौर में जब आप सब्जी की दुकान पर पहुँचते तो फिर आलू भी 40-80 रुपए किलो मिल रहे हैं। ऐसे में वह भला मुझे झूठी तसल्ली दे रही है, मैं जानता था, लेकिन मैं खुश इसलिए होता था कि वह पागल इतना भी नहीं जानती कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझे उसकी झूठी तसल्ली समझ आती है। खैर, अब मैं उस मोड़ पर था जहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ सिमरन का चेहरा। मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहीं से भी रुपयों का इंतज़ाम करना था। वक्त भी बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। सिमरन के इलाज के लिए मुझे 80,000 रुपये का इंतज़ाम करना था, लेकिन मैं कहाँ जाता, मैं क्या करता, किससे कहता, कौन था
था जो मुझे इतने रुपए दे सकता था। ऐसा कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे फिर से उसी रिश्तेदार की याद आ गई जिससे पहले मैंने 10,000 रुपये लिए थे। मैंने सोचा कि वह अच्छा आदमी है, मैं अपनी परेशानियों को उसे बताऊंगा तो वह मेरी मदद ज़रूर करेगा। इसी उम्मीद से घर से निकल जाता हूँ कि मेरी परेशानियों को सुनने के बाद वह मुझे इनकार नहीं करेगा। मेरे कदम उस आदमी के घर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आगे मेरे साथ ऐसा होने वाला है। जब मैंने उसके घर की कुंडी खटखटाई तो वह निकला और देखते ही मुझे उसने अजीब सा चेहरा बना लिया और कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, यही ना कि तुम्हारी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है और तुम्हें और भी पैसे की ज़रूरत है। लेकिन भाई साहब, मुझे तो यह भी उम्मीद नहीं है कि जो पैसा मैंने पहले तुम्हें 10,000 रुपये दिया है वह वापस कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे पास और पैसे आपको देने के लिए नहीं है। मैंने आपको साफ बता दिया, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। इतना सुनना था कि मैं उसके दरवाजे से खाली हाथ वापस मुड़ गया। मैंने दोबारा पलटकर पीछे नहीं देखा। मैं और भी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर सिमरन को कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। खैर, मैं थक हार कर वापस घर आया। मेरे 2 बच्चे थे, उन बच्चों को देखा, उनके सर पर हाथ फेरा और उनको अपने सीने से लगाकर रोने लगा। दोनों बच्चों को मैं अपने सीने से लगाए हुए रो रहा था। बच्चे नासमझ थे, मासूम थे, लेकिन मेरे रोने पर वह भी रोने लगते थे। जैसे तैसे करके मैं रात गुजारता हूँ और फिर जब सुबह होती है तो मैं अस्पताल के लिए निकल जाता हूँ। बगल में मैं एक चाची रहती थी। वह चाची मेरी पत्नी को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। मैं अपने बच्चों को उसी चाची के पास छोड़ देता था, वह मेरे बच्चों का ख्याल रख देती थी। मैं अस्पताल अपनी पत्नी के पास आता हूँ, उसे देखता हूँ, वह बेड पर पड़ी होती है। मैं उसके पैरों की तरफ जाकर बैठ जाता हूँ। हल्के हल्के धीरे धीरे उसके पैरों को सहला रहा होता हूँ। वह बेसुध पड़ी थी, उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था। वह जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। पूरी रात मैं यही सोचते सोचते परेशान होता रहा कि अब पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। जो 10,000 रुपये मेरे रिश्तेदार ने मुझे दिए थे वह लगभग खर्च हो चुके थे। अब 80,000 रुपये का इंतज़ाम होने की कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी। जिससे उम्मीद थी उस सब से बात करके देख लिया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करता। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी को एकटक देखे जा रहा था। तभी अचानक से डॉक्टर मेरे पास आया और कहने लगा, आपके पास 3 दिन का समय है। 3 दिन तक हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 3 दिन के बाद इसका हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आपको ऑपरेशन से पहले 80,000 रुपये काउंटर पर जमा कराने होंगे। अगर आपने 80,000 रुपये तीसरे दिन यानी 10 बजे तक जमा नहीं कराए तो आपकी पत्नी को हम यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, निकाल देंगे। कहीं भी ले जाना, जहाँ आपका मन चाहे वहाँ ले जाकर इसका इलाज करा लेना। हमारा यह अस्पताल खैराती अस्पताल नहीं है। जब मैंने उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना चाहा, अपनी फरियाद सुनानी चाहिए, उनसे कहा कि मैं गरीब हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता, किसी भी तरह से इसकी जान बचा लो, तो मुझे यही जवाब मिला कि हमारे पास हर रोज़ इस तरह के ना जाने कितने मरीज आते हैं। अगर हमने सबका इसी तरह से फ्री इलाज शुरू कर दिया तो इस अस्पताल में जो लोग काम करते हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बिजली का खर्च है, ये तमाम खर्चे जो महीने का कई लाख रुपए का खर्च हैं, हम कहाँ से निकालेंगे। इसलिए यह खैराती अस्पताल नहीं है। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो किसी सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी को ले जाओ और वहाँ पर ले जाकर इसका इलाज करा लो। लेकिन मैं अपनी पत्नी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जिस जगह पर रहता था वह एक छोटा सा गाँव था। उस कस्बे में एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी जहाँ पर सरकारी अस्पताल खुला हुआ था। उस अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं थी। वहाँ सरकारी अस्पताल के नाम पर सिर्फ एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अलावा और कुछ भी नहीं था। सफाई कर्मचारी या डॉक्टर कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में आ जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं था। प्राइवेट अस्पताल में इलाज अच्छा मिलता है। मुझे पता था कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, बड़े से अस्पताल में मैं अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं बड़े हॉस्पिटल में आ गया था इस उम्मीद से कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, थोड़े बहुत पैसे देकर मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा लूँगा। मैं अपनी मजबूरी डॉक्टर को बताऊँगा तो वह मेरी मजबूरी समझेंगे। लेकिन मेरी यह उम्मीद भी अब टूट रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि आप अपने मरीज को यहाँ से ले जाओ, हम तुम्हारी पत्नी का इलाज नहीं कर सकते। मैंने डॉक्टर से विनती की, उनसे कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ। इतना कहकर मैं हॉस्पिटल से घर आ गया। मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरता हूँ। मैंने चाची से कह रखा था कि मेरी पत्नी जब तक अस्पताल में है तब तक मेरे बच्चों का ख्याल रख दीजिएगा, इसलिए मेरे बच्चों का ख्याल
चाची ही रख रही थी। चाची कहने लगी, वरुण, बच्चों के कुछ खाने के लिए बाहर से ला दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं ला देता हूँ। मेरी जेब में कुछ पैसे पड़े हुए थे। मैं बाहर गया और दुकान से दूध और ब्रेड ले आया और चाची को दे दिया। मैंने कहा, चाची आप बच्चों को खिला दें, मैं जा रहा हूँ। तभी चाची कहने लगी, वरुण, तुम कुछ नहीं खाओगे क्या? मैं सब्जी बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं चाची, मैंने बाहर खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। मैंने झूठ कहा था, रात से कुछ नहीं खाया था। मेरे पेट के अंदर एक निवाला नहीं गया था। हर वक्त अपनी पत्नी, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, बस उसी की फिक्र मुझे सताए जा रही थी कि मैं उसका इलाज कैसे कराऊं। मैंने अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर बड़ी मासूमियत नजर आ रही थी। शायद 1-2 दिन से, जब से उनकी माँ अस्पताल गई थी, वह नहाए भी नहीं थे। उनकी हालात भी बड़ी ख़राब थी। बस तभी मैंने एक फ़ैसला कर लिया कि मैं भीख मांगूंगा, क्योंकि अब एक यही रास्ता था। मैंने लोगों से मदद मांग कर देख लिया, डॉक्टर को अपनी मजबूरी बताकर देख लिया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं मजदूरी करके पैसे जमा करता तो भी इतने पैसे मैं नहीं ला सकता था। मजदूरी करता तो कम से कम 1000-2000 जमा कर पाता, लेकिन मुझे 80,000 जमा करने थे। तो मेरे पास एक यही रास्ता था कि मैं भीख मांगूं, लोगों को अपनी मजबूरी बताऊंगा कि मैं परेशान हूँ। मेरी पत्नी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, तो शायद किसी को रहम आ जाए और कोई मुझे भीख में कुछ पैसे दे दे, तो शायद मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। और बस पत्नी की मोहब्बत में पत्नी का इलाज कराने के लिए मैं भीख मांगने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा हुलिया तो पहले से ही भिखारी जैसा लग रहा था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, कई दिन हो गए थे। जिस्म पर जो कपड़े पहने हुए थे वो भी गंदे हो चुके थे। मेरा हुलिया देखकर कोई भी नहीं कहता कि यह भिखारी नहीं है। चौराहे पर पहुंच जाता हूँ। रेड लाइट होते ही तमाम गाड़ियाँ रुक जाती है। जब वह गाड़ियाँ रुकती तो मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों के सामने हाथ फैला देता और उनसे कहता कि बाबूजी, मेरी पत्नी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, मुझे उसका इलाज कराना है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कुछ लोग मुझे दुत्कार देते हैं, कुछ कहते हैं कि कितना हट्टा कट्टा है, कमाने के बजाय भीख मांग रहा है। यह कोई भिखारी नहीं है, यह बस पैसे के लिए भिखारी बनने का ढोंग कर रहा है और इनको पैसा कमाने के लिए भीख मांगने का एक स्टाइल होता है। कभी अपनी माँ को बीमार कर देते हैं तो कभी पत्नी को बीमार कर देते हैं। कभी यह 6-7 बहनों के भाई बन जाते हैं, कभी इनके माँ बाप मर जाते हैं। तरह तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। जितने मुंह उतनी बातें होती। कुछ लोग दुत्कार के आगे निकल जाते तो कुछ ऐसे रहम दिल भी होते कि जो मेरे हाथ पर कुछ पैसे रख दिया करते। मेरे आंसुओं को देखकर जो मेरी आंखों से बह रहे होते, उन आंसुओं को देखकर कुछ लोग पिघल जाया करते। लेकिन कुछ लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती और मुझे खरी खोटी सुनाकर वह आगे निकल जाते। सुबह से शाम तक मैं भीख मांगता रहा और मैं अपने इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। शाम हुई तो जब मैंने उन पैसों को गिनना शुरू किया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि मैंने पूरे 15,000 रुपये भीख में मांग लिए थे। लेकिन सिर्फ 15,000 थे और मुझे 80,000 रुपये की ज़रूरत थी। तभी मैंने सोचा था कि काम अच्छा है और किसी हद तक मैं इस मकसद में कामयाब भी हो गया हूँ। डॉक्टर ने 3 दिन का टाइम दिया है, भीख मांगी है तो 10,000 रुपये लगभग मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, जो सुबह लगभग 10 बजे से और शाम 6 बजे तक के पैसे हो चुके थे। मैंने फिर सोचा कि अगर मैं यानी नाइट में भी इस काम को करूँगा तो मैं जल्दी पैसे इकट्ठे कर लूँगा। अगले 2 दिन में अगर 20-25 हज़ार भी इकट्ठे कर लिया तो 40-45 हज़ार मेरे पास हो जाएंगे। तो डॉक्टर को दे दूँगा और कह दूँगा कि साहब मेरी पत्नी का इलाज शुरू कर दें, बाकी के पैसे भी मैं जमा कर दूँगा, तो शायद इस तरह से मेरी पत्नी का इलाज हो सकता है। बस यही सोच कर के मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगा और फिर उसी लाल बत्ती पर पहुँच जाता हूँ और भीख मांगने लगता हूँ। पूरे दिन मैंने भीख मांगा। शाम 6-7 बजे जब मेरी जेब में काफ़ी पैसे हो गए तो अब मैं एक तरफ बैठ गया और उन पैसों को गिनने लगा। तभी एक लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि पूरे दिन में कितने कमा लिए। मैंने जब अपनी नज़र उठाकर उसको देखा तो एक खूबसूरत जवान हसीन लड़की मेरे सामने खड़ी है। मैंने एकदम से अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया और अपने पैसे गिनने लगा। उस लड़की ने दोबारा मुझसे पूछा कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ पूरे दिन में कितने कमाए तुमने। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने कितना कमाया है। उसने कहा कि मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि जितना तुमने यह कमाए मैंने तुम्हें इन पैसों से कई ज़्यादा पैसे दे सकती हूँ। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैंने उन पैसों को समेट कर अपनी जेब में रख लिया और उस लड़की से पूछा कि तुम मुझे यूं ही बिना मतलब के पैसे क्यों दोगी? क्या तुम इतनी अमीर हो कि तुम लोगों को पैसे बांटती फिरती हो? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं परेशान हूँ, भीख मांग रहा हूँ, लेकिन यह भी मैं अपनी खुशी से नहीं मांग
रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, उसके लिए मांग रहा हूँ। वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और तुम परेशान हो। वह कहता है कि मुझे 80,000 रुपये की ज़रूरत है। आज दूसरा दिन भीख मांगते हुए मुझे हो गया है और 20-22 हज़ार रुपये के लगभग मैंने भीख मांग कर जमा कर लिया है। उस लड़की ने अपनी बैग से, जो उसने टांगा हुआ था, उस बैग से 80,000 रुपये की गड्डी निकाली और उसने कहा कि यह लो 80,000 रुपये, इसे पकड़ो, इससे तुम अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करा सकते हो, उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने यह सोचा कि एक औरत 80,000 की गड्डी अपने बैग से निकालती है, मेरे ऊपर डाल देती है बिना किसी शर्त के। वह मुझे यह 80,000 रुपये देने के लिए कह रही है। तब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे क्या काम करना होगा। उसने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। यह सुनकर के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, मैं इतना खुदगर्ज नहीं था कि पैसे लेकर किसी औरत के साथ रात गुजारे और अपनी पत्नी से बेवफाई करे, और वह पत्नी जिसने ऐसे सुख दुख में मेरा साथ दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आज वह ज़िंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रही है, तो मैं उसको छोड़कर एक औरत के साथ रात गुजारूं। मैं एकदम से गुस्से वाली नज़रों से मैंने उस लड़की को देखा और कहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मैं ऐसा गंदा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं कोई वैश्य आदमी नहीं हूँ। मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ कि पैसे लेकर के औरतों के साथ रात गुजारूं। मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत ही वफादार हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता। उसने कहा कि देख लो, एक तरफ तुम्हारी पत्नी की ज़िंदगी है, एक तरफ तुम्हारी पत्नी की मौत भी हो सकती है। 2 दिनों में तुम्हारे ये 10-20 हज़ार रुपये कमा लिए हैं, लेकिन कल ज़रूरी नहीं कि तुम कल फिर 10,000 रुपये कमा लो। मांगने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोग तुम्हारे जानने वाले देखेंगे, पहचानने वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि यह आदमी भीख मांग रहा है। उसने मुझे काफ़ी लालच दिया और काफ़ी लालच देती रही, और फिर उसने मुझे आखिरकार झुकने पर मजबूर कर दिया और मैंने उसके साथ जाने के लिए रजामंदी कर दी। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर मुझे वक्त से पहले यह पैसे मिल रहे हैं, मैं डॉक्टरों के पास ले जाकर इन पैसों को अपनी पत्नी का अच्छा इलाज करा सकता हूँ। मैंने उससे कह दिया कि ठीक है मैडम, आप जो कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बताइए कहाँ चलना है। वह मुझे ले करके अपने साथ चलती है और एक घर में लेकर के पहुँच जाती है। वहाँ जाकर के मैं सोफे पर बैठा। यह घर अंदर से काफ़ी शानदार था, किसी अमीर आदमी का घर था, लेकिन उस घर में कोई और दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। ना ही उस औरत के माँ बाप, ना ही उस औरत के कोई सास ससुर। ऐसा लगा कि यह शादीशुदा है, तो इसके सास ससुर कहाँ हैं, इसका पति कहाँ है। यहाँ तो सिर्फ एक लड़की ही है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद यह लड़की इस घर की अकेली मालकिन है, यह इस घर में अकेली रहती है। शायद इसका पति मर चुका है या बाहर के मुल्क में है, तभी तो यह अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे पैसे देकर यहाँ पर लाई है। हाँ, यही हो सकता है। यह इसी तरह से आदमियों को या लड़कों को पैसे देकर के अपने साथ में लाती होगी और रात गुजारती होगी, अपनी ख्वाहिश को पूरा करती होगी। मैं यह सोच रहा था कि तभी अचानक से वह लड़की मेरे सामने आई और उसने मुझसे कुछ खाने के लिए पूछा। मैंने कहा जो है आप लेकर आएं, मैं खा लूँगा। वह किचन में गई, खाने के लिए कुछ लेकर के आई। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद वह फ़ोन पर किसी से बात करने लगी और बात करके कहा कि तुम जल्दी आ जाओ। जब फ़ोन पर उसने कहा था कि तुम जल्दी आ जाओ, तो मैं घबरा गया कि शायद मामला कुछ और है, मैं गलत हाथों में तो नहीं फंस गया। शायद यह किसी को बुला करके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा करके मुझे मरवा तो नहीं देगी। लेकिन फिर मैं यह सोचने लगा कि भला इससे मेरी क्या दुश्मनी है। मैं तो फटे पुराने हुलिये में भीख मांग रहा था, या मुझे यूं ही मारने के लिए अपने घर में क्यों लेकर आएगी। बस इन्हीं ख्याल में था। डर के मारे पसीने छूट रहे थे कि तभी 3 आदमी अंदर आते हैं और आने के बाद उन्होंने कहा था कि बताइए कहाँ है वह आदमी। जब उसने कहा कि कहाँ है वह आदमी, तो मैं थर थर काँपने लगा। मैं पसीने में नहा गया था, जबकि मेरे ऊपर पंखा चल रहा था, वहाँ पर एसी भी चल रही थी। उस लड़की ने कहा कि सामने बैठा है, यही है वह। तीनों आदमी मेरे पास आते हैं और एक आदमी कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा। मैंने कहा मेरा नाम वरुण है। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा तो यही है जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो। वह कहने लगी हाँ भाई, मैं इसी के साथ करना चाहती हूँ। मैं यह सुनकर हैरान हो गया, मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मैंने कहा कि तुम क्या कह रही हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुमने तो कहा था। तभी वह मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और कहने लगी हाँ, मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तुमसे कोई
संबंध नहीं बना सकती। और तुम घबराओ मत, मैं तुमसे सिर्फ एक दिन के लिए शादी कर रही हूँ। उसके बाद फिर तुम मुझे तलाक दे देना, फिर तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बाहर जो 3 आदमी हैं उसमें से एक मेरा भाई है और 2 वकील हैं जो एक दिन के लिए हमारी शादी कराएंगे। मैंने कहा ठीक है। वह जैसा कह रही थी मैं करते जा रहा था। फिर हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए और वकील ने हमें कागजात ला कर दिया और उन कागजात पर मैंने साइन कर दिया। उस लड़की ने भी साइन कर दिया। उस लड़की का नाम इरम था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह एक दिन के लिए मुझसे शादी क्यों करना चाहती है और मेरे साथ रात क्यों गुजारना चाहती है, और इसका भाई कैसा आदमी है जो यह सब के लिए तैयार है। खैर हम दोनों की शादी हो गई। इरम एक दिन के लिए मेरी पत्नी बन गई। वह तीनों आदमी यहाँ से चले गए। फिर इरम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक ऐसे कमरे में ले गई जो कमरा फूलों से सजा हुआ था। मैंने कहा यह सब क्या है। वह कहने लगी क्यों, तुम तो मेरे पति हो और आज हमारी सुहागरात है। सुहागरात में तो कमरा ऐसा ही सजा होता है ना। फूलों की खुशबू चारों तरफ आती रहती है। वह यह सब कहती जा रही थी और मेरे सीने से लग गई। मैं अपनी पत्नी को भुला तो नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए भूलना था। मुझे उसी के लिए यह सब करना था। मैं अपनी पत्नी की मोहब्बत अपने सीने में लिए हुए मैं इरम के बेहद करीब में हो गया। इरम भी मेरे बेहद करीब हो गई। फिर हम दोनों ने पूरी रात एक साथ गुजारा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी से उठा और मैंने अपना पैसा उठाया और वहाँ से जाने ही वाला था कि बाहर से वही आदमी आया जिसे इरम भाई कह रही थी। उसने कहा वरुण आओ बैठो मेरे पास। मैंने कहा साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पत्नी बीमार है और मुझे यह पैसे वहाँ जमा करने हैं। आज आखिरी दिन है, अगर मैंने पैसे जमा नहीं किया तो मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं होगा। घर पर मेरे 2 बच्चे हैं। वह कहने लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस 2 मिनट बैठो। मैं बैठ गया। फिर उन्होंने आगे जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा तुम नहीं जानना चाहते हो कि मेरी बहन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने कहा कहिए। वह कहने लगा। मैं उसकी पूरी बात सुनकर वहाँ से निकल आया और सीधे हॉस्पिटल आया। अस्पताल में मैंने सारे पैसे जमा कर दिए और मेरी पत्नी का इलाज शुरू हो गया। मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो गया। 1 हफ्ते बाद मेरी पत्नी का डिस्चार्ज हो गया। हम अपने घर वापस आ गए। मेरी पत्नी अपने बच्चों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी अपनी पत्नी को सीने से लगा लिया और अपने बच्चों को भी गले से लगा लिया। अब हमारी ज़िंदगी पहले जैसी ही हंसी खुशी गुजरने लगी। मैं अपनी पत्नी को बाहों में समेट कर सोया हुआ था और इरम को याद कर रहा था। इरम कोई आम लड़की नहीं थी, वह दिमागी मरीज थी, वह एक पागल थी। इरम के भाई ने उस दिन मुझे बताया कि मेरी बहन पागल है, मैं इसे पागल खाने नहीं भेज सकता क्योंकि मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि मैं अपनी बहन को हमेशा अपने पास रखूँ। मेरी बहन की यह ख्वाहिश होती है कि एक दिन के लिए उसका कोई पति बने और उसे ढेर सारा प्यार करे। अगर मैं उसका यह बात ना मानूं तो वह अपनी जान ले लेगी, इसलिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैं पहला आदमी नहीं था जिसके साथ इरम ने ऐसा किया था, वह कई मर्दों के साथ ऐसा कर चुकी थी। एक दिन के लिए शादी करती और उसके साथ रात गुजारती और फिर उससे तलाक ले लेती। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और देखते देखते 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद इरम के भाई मेरे घर आया और उसने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं उसके साथ चला गया, लेकिन उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं बेहद परेशान हो गया। उसने कहा कि इरम माँ बनने वाली है। मैंने कहा साहब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अगर इरम माँ बनने वाली है तो इसका कसूरवार मैं नहीं हूँ। मैं तो बस एक दिन के लिए उसका पति था और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है उनके साथ। तभी वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। वह कहने लगा वरुण मेरी बहन को तुम्हारे जैसे इंसान के प्यार की ज़रूरत है। उसने जब से तुम्हारा प्यार पाया है उसमें बहुत सुधार आया है और जब से उसे पता चला है कि वह माँ बनने वाली है उसने अपने आप को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वरुण मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हमेशा के लिए अपना लो। और देखो मैं नहीं कह रहा कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दो। ये जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है वह सारे तुम्हारे हो सकते हैं। तुम्हारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, सब कुछ तुम्हारा होगा। बस तुम अपनी ज़िंदगी में मेरी बहन के लिए थोड़ी सी जगह दे दो और क्या पता मेरी बहन ठीक हो जाए। कम से कम उस बच्चे के आने तक ही मेरी बहन का साथ दे दो। उसके लिए तुम मुझसे जितना पैसा मांगोगे मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। मैं उनकी ऐसी बातों से सुन पड़ चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं उसे क्या जवाब दूँ। कहीं ना कहीं यह भी सच था कि मैं जो मजदूरी करके 300-400 कमाता हूँ उससे हमारा गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है।
दोस्तों अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।